नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आसान भाषा में। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कितने ही इनिशिएटिव्स से नरेंद्र मोदी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में लगी है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इसके चलते 28 आर्थिक अपराधों को डीक्रिमिनलाइज किए जाने पर विचार चल रहा है। तो क्या अब इन 28 अपराधों को अपराध नहीं माना जाएगा? उत्तर है हाँ भी और नहीं भी। आइए समझे इस पूरी बात को आसान भाषा में। मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शुरुआत से ही मतलब 2014 से ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी शामिल रहा है। मतलब देश में व्यापारिक और अन्य आर्थिक गतिविधियों को सुगमता से आगे बढ़ाना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक वैश्विक मापदंड है, मतलब एक काउंटडाउन की तरह है। दुनिया भर के देशों की रैंकिंग तय होती है इसमें, इस आधार पर कि उनके यहाँ व्यापार और व्यापारियों को अपना बिजनेस सेटअप करने और चलाने में कितनी कठिनाई या कितनी सुगमता का सामना करना पड़ता है। और ये सुगमता इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस आधार पर देश में रोजगार के अवसर और आर्थिक सुधारों की दिशा और दशा तय होती है। फिलहाल 190 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 63वां है। शायद इसी रैंकिंग के चलते सरकार डीक्रिमिनलाइजेशन जैसे कदम उठाकर अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और देसी स्टार्टअप्स के लिए भारतीय बाजार में व्यापार को और सुगम और सरल बनाने की कोशिश कर रही है, या कम से कम उसका दावा ऐसा ही है। इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम था कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020। हाल ही में संपन्न हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान इस बिल को पास करके कानून का रूप दे दिया गया। इस कानून से कंपनी एक्ट 2013 के 48 सेक्शंस को डीक्रिमिनलाइज किया। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से जुड़े 9 मामलों में कारावास को हटा दिया गया। समझने वाली बात यह है कि एनसीएलटी से जुड़ा कोई मामला होगा तो इसका मतलब किसी कंपनी के दिवालिया या नीलाम होने से जुड़ा मामला होगा, क्योंकि जब कोई कंपनी एनसीएलटी जाती है या उसे लेनदारों द्वारा एनसीएलटी में खींच लिया जाता है तो इसका मतलब कंपनी अब दिवालिया होगी। साथ ही कई मामलों में फाइन को पेनल्टी से बदल दिया गया है। दोनों में अंतर यह है कि अदालत जैसे एनसीएलटी, उच्च न्यायालय वगैरह फाइन लगाते हैं और नियामक प्राधिकरण जो होते हैं वो पेनल्टी लगाते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि पेनल्टी मतलब कोर्ट केस के बिना दिए जाने वाला जुर्माना होता है और फाइन मतलब जो कोर्ट आप पर लगाए। इसीलिए ही इस अमेंडमेंट में कई मामलों को एनसीएलटी यानी कि कोर्ट से रजिस्ट्रार के पास भेजने का प्रावधान कर दिया गया है। कंपनी एक्ट 2013 में सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े दंड के प्रावधानों में भी छूट दी गई है। सीएसआर में डिफॉल्ट करने पर संबंधित अधिकारी को अब 3 साल तक का कारावास नहीं होगा। आप जानते ही हैं सीएसआर के अंतर्गत कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% सामाजिक कार्यों में लगाना पड़ता है। ऐसे भारत में नियम है। ऐसे ही कई छोटे छोटे आर्थिक अपराधों को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, लेकिन सिर्फ कंपनी एक्ट 2013 से जुड़े। अब सरकार ने अन्य एक्ट से जुड़े कई दूसरे छोटे मोटे आर्थिक अपराधों को भी डीक्रिमिनलाइज करने की बात शुरू की है। इसमें शामिल है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 138, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का सेक्शन 12, द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, इसका नाम प्यार से हमने रखा है सारफेसी, SARFAESI 2002, इसका सेक्शन 29, PFRDA एक्ट 2013 का सेक्शन 26(1) और 26(4), और इसके अलावा ऐसे कई और एक्ट्स और उनके सेक्शंस हैं। इस सब में सबसे ज्यादा वाद विवाद जिस आर्थिक अपराध के डीक्रिमिनलाइज होने पर चल रहा है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसका सेक्शन 138 कहता है किसी चेक के बाउंस से डिसऑनर होने पर चेक काटने, उसे देने या उस पर साइन करने वाले व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसमें 2 साल की सजा और चेक की राशि के 2 गुने अमाउंट तक के जुर्माने का प्रावधान है। जितने इसके डीक्रिमिनलाइजेशन के पक्ष में हैं, उतने ही तर्क विपक्ष में भी हैं। गोवा और महाराष्ट्र बार काउंसिल को शुरू से ही इसके डीक्रिमिनलाइज होने पर आपत्ति है। उनका कहना है कि इसे छोटा अपराध नहीं कहा जा सकता। उनका और बाकी विरोध करने वालों का तर्क है कि क्रेडिट देने वाले व्यापारियों के लिए उस स्थिति में कोई सुरक्षा नहीं है जब ग्राहक डिफॉल्ट कर जाए। ईएमआई के इंस्टॉलमेंट को भी पोस्ट डेटेड चेक का ही सहारा रहता है। उनकी भी शील्ड हट गई समझिए। पक्ष में यह तर्क दिया जा सकता है कि 2013 की जनहित याचिका यानी कि एक PIL से पता चला था कि 270 लाख पेंडिंग अदालती मामलों में से मतलब 2 करोड़ 70 लाख में से तकरीबन 40 लाख चेक बाउंस के मामले थे। 2018 में कुल लंबित केसेस के लगभग 20% केस चेक बाउंस वाले थे। तो ये एक थॉट था कि क्या इनको कुछ अलग तरह के प्रोसेस में शामिल करके
कोर्ट का समय और संसाधन नहीं बचा लेने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही पेंडेंसी बहुत है। अब एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्या डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब यह है कि आप जो चाहें वो करें। डीक्रिमिनलाइज का शब्दशः अर्थ हुआ किसी कार्य को वैधता प्रदान करना। तो क्या आप छोटे मोटे आर्थिक अपराध लीगल हो जाएंगे? एक शब्द में उत्तर है नहीं। यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज का मतलब ये कतई नहीं है कि अब इन अपराधों या आर्थिक अनियमितताओं के प्रति किसी व्यक्ति या संस्था की कोई जवाबदेही रहेगी ही नहीं और जिसका जो मना है वो करेगा, बल्कि ये केवल सरकार द्वारा सिस्टम को सुगम और प्रगतिशील बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं कुछ कदम है। ये सुगम और प्रगतिशील, ये दोनों एडजेक्टिव्स सरकार के दावों में है। डीक्रिमिनलाइज किए जा चुके और किए जाने वाले आर्थिक अपराधों पर अब भी मुकदमा चलाया जा सकेगा। बस फर्क इतना है कि अब ये अपराध क्रिमिनल श्रेणी से हटकर सिविल केस की श्रेणी में आ जाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई कंपनी या व्यक्ति बदनीयत से नहीं बल्कि अनजाने में या किसी टेक्निकल कारण के चलते कोई गलती करता है तो इस वजह से उसको क्रिमिनल नहीं कह दिया जाएगा। फर्ज कीजिए मयूर विहार के नेगी भाई ने सेक्टर 37 के राधे भाई से 2 लाख का सामान खरीदा। बदले में नेगी भाई ने राधे भाई को 2 लाख का एक चेक थमा दिया। जब अगले दिन राधे भाई ने वो चेक अपने बैंक में डाला तो नेगी भाई के बैंक ने नेगी भाई के अकाउंट में पैसे ना होने के चलते राधे भाई का चेक वापस कर दिया। इसी को कहते हैं चेक बाउंस होना, जो कि है अपराध। यानी राधे भाई नेगी भाई को क्रिमिनल कोर्ट तक घसीट सकते हैं और फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी। क्रिमिनल कोर्ट नेगी भाई के दोषी पाए जाने पर उन्हें उचित दंड भी देगा। अब सरकार इसे अपराध की श्रेणी से हटाएगी तो राधे भाई ज्यादा से ज्यादा नेगी भाई को सिविल कोर्ट में धकेल सकेंगे और दंड नहीं सिर्फ जुर्माने में बात आई गई हो जाएगी। साथ ही नेगी भाई को कोई क्रिमिनल भी नहीं माना जाएगा। तो डीक्रिमिनलाइजेशन का आर्थिक अपराधों के संदर्भ में एक मतलब ये हुआ कि केस अब सिविल कोर्ट में चलेगा, न कि क्रिमिनल कोर्ट में। ये भी समझिए कि इन दोनों कोर्ट्स में क्या अंतर होता है सिविल और क्रिमिनल में। क्रिमिनल मुकदमे वो अपराध होते हैं जिनका सीधा प्रभाव पूरे समाज पर होता है। इन मुकदमों में अभियुक्त के खिलाफ कोई व्यक्ति या संस्था नहीं बल्कि सरकार स्वयं मुकदमा फाइल करती है और केस लड़ती है। यानी आप अगर केस नहीं परस्यू करते हैं तो सरकार उस केस को लड़ती है। क्राइम अगेंस्ट स्टेट इसी के अंदर आते हैं। इसके अंदर ज्यादातर गंभीर अपराध जैसे मर्डर, किडनैपिंग, मारपीट आदि शामिल होते हैं। वहीं दूसरी ओर दीवानी या सिविल मामले साधारण मसले के होते हैं। इनको और इनके निर्णयों का असर 2 व्यक्तियों या संस्थाओं तक सीमित रहता है, जैसे परिवार का कोई मुद्दा हो गया। सिविल मामलों के अंतर्गत अभियुक्त पीड़ित पक्ष को उसके नुकसान का हर्जाना भर देता है। इसके अंतर्गत आने वाले अधिकांश मामले जमीन जायदाद, तलाक वगैरह के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील विजया लक्ष्मी बताती हैं, ऐसा हमेशा नहीं कहा जा सकता कि सिविल मामलों में सिर्फ हर्जाना ही भरना पड़ता है और कारावास नहीं होता, लेकिन ये जरूर है कि इन मामलों में कारावास लास्ट रिजॉर्ट यानी अंतिम विकल्प होता है। मतलब पहले दोषी को हर्जाना भरने के लिए कहा जाएगा, कुछ समय दिया जाएगा, फिर भी वो हर्जाना नहीं भरता तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है और सब कुछ कर कराकर भी अगर कोर्ट हर्जाना वसूल नहीं कर पाती है तब उसके पास दोषी को जेल भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। जबकि क्रिमिनल मुकदमे में सजा कोर्ट के विवेक पर निर्भर होती है। यानी अगर नेगी भाई और राधे भाई के उदाहरण को आगे बढ़ाएं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के अनुसार अगर कोर्ट चाहती तो दोष साबित होने के बाद पहली ही बार में नेगी भाई को 2 साल की सजा भी देती और उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा देती। विजय लक्ष्मी आगे बताती हैं, सिविल मामलों की सुनवाई के दौरान आरोपी का कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी नहीं होता है, उसका वकील पर्याप्त होता है। जबकि क्रिमिनल मामलों में यदि आरोपी सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रहता है तो ये भी एक अपराध माना जाएगा। हालांकि पहले से सूचित करके और आज्ञा लेकर अनुपस्थित आप रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यूं सरकार द्वारा सेक्शन 138 के डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब यह है कि सरकार की नजरों में अब नेगी भाई ने राधे भाई का नुकसान व्यक्तिगत तौर पर किया है, लेकिन इसके कोई सामाजिक दुष्परिणाम नहीं है। इसीलिए अब सरकार या किसी सरकारी संस्था जैसे पुलिस का कोई सीधा हस्तक्षेप इस केस में नहीं होगा। आइए अब उन नियामक संस्थाओं और कानूनों की बात करते हैं जिनमें बदलाव प्रस्तावित हैं। मोदी सरकार जिन 28 अपराधों को डीक्रिमिनलाइज करने की बात कर रही है वो अलग अलग एक्ट में से लिए गए हैं। हम आपको उन एक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं। जब डीक्रिमिनलाइज हुए अपराधों के बारे में पता चलेगा तो उसके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे किसी दूसरे वीडियो में। पहला कानून है आरबीआई एक्ट 1934। इसका मुख्य कार्य और उद्देश्य है भारत में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना। इसके तहत देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काफी शक्तियां दी गई हैं। दूसरे नंबर पर कंपनीज एक्ट 2013।
पहले इसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि ये 1956 में अस्तित्व में आया। तब से अब तक इसमें कई दफा संशोधन हो चुके हैं। 2019 और 2020 का संशोधन का जिक्र तो हम ऊपर भी कर चुके हैं। इस एक्ट के तहत देश में किसी कंपनी को स्थापित किया जा सकता है। साथ ही ये एक्ट किसी कंपनी के ऑपरेशन और रेगुलेशन के दौरान भी उस पर लागू रहता है। इसके बाद नंबर है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 1949 का। जैसे कंपनीज एक्ट कंपनियों के लिए है, वैसे ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंक्स के लिए है। बैंक्स फायदे में रहें लेकिन कायदे में भी रहें, इसके लिए जरूरी है ये एक्ट। आरबीआई एक्ट की तरह ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से भी आरबीआई को बैंक्स पर नजर रखने में मदद मिलती है, शक्ति मिलती है। आरबीआई जो कि बैंक्स के लिए एक नियामक संस्था है, मतलब बैंक्स की क्लास का मॉनिटर आप समझ सकते हैं। इसके बाद नंबर है सारफेसी एक्ट 2002 का। फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। जितना लंबा इस एक्ट का नाम है उतना ही गहरा इसका काम है। अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई को बैंक्स का बॉस बनाती है तो सारफेसी एक्ट बैंक्स को उसके कर्जदारों का बॉस बनाती है। यह एक्ट बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल संस्थाओं को अधिकार देता है किसी दिवालिया या डिफॉल्टर संस्था या व्यक्ति की घरेलू या कमर्शियल प्रॉपर्टी को नीलाम करने की शक्तियां मिलती हैं। इसके बाद इंश्योरेंस एक्ट 1938, इसमें भी बदलाव प्रस्तावित है। ये एक्ट है ताकि देश के इंश्योरेंस सेक्टर को सरकार द्वारा नियमित और नियंत्रित किया जा सके। हालांकि इस कानून के अलावा भी कई और कानून और संस्थाओं को इंश्योरेंस सेक्टर में ध्यान रखते हुए बनाया गया है, जिसमें LIC एक्ट 1956 और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 शामिल है। संस्थानों की बात करें तो IRDA इंश्योरेंस सेक्टर के लिए वही है जो बैंकिंग सेक्टर के लिए RBI है, मतलब क्लास का मॉनिटर। IRDA का फुल फॉर्म भी बता देते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका गठन 1999 में हुआ था। इसके बाद जिसमें बदलाव प्रस्तावित है उस कानून का नाम है PFRDA एक्ट 2013। इस एक्ट का उद्देश्य वृद्धावस्था की आय को सुरक्षा देना और पेंशन को प्रमोट करना है। यह एक्ट नेशनल पेंशन स्कीम NPS के खाताधारकों के हितों की रक्षा भी करता है। फुल फॉर्म पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 और गवर्निंग बॉडी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत सारी अंग्रेजी होती है भाई सरकार में। ऊपर के सभी एक्ट्स में हमने संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में भी जानकारी दी है। एक अथॉरिटी बच गई है जिसका नाम है सेबी, फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दर्पण जी की स्टोरीज में इसका नाम जरूर होता है। भारत में स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटी एक्सचेंज पर नजर रखने वाली, मतलब हर्षद मेहता टाइप लोगों पर नजर रखने वाली ये संस्था है। 12 अप्रैल 1988 को स्थापित हुई सेबी का मुख्य उद्देश्य मार्केट में मौजूद इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना है, एक वॉच डॉग है। ये एक्सप्लेनर हमारे इंटर्नशिप कर रहे सिद्धांत ने लिखा है हमारे एक्सपर्ट दर्पण जी की मदद से, और इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया है हमारे साथी विभव ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।